कैसे हो सभी? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैक्सेशन। आप लोग इस सब्जेक्ट को अलग अलग नाम से जानते होंगे। ये आपके सीए, सीएस, बीकॉम और भी काफी सारे बड़े बड़े कोर्सेज में एक सब्जेक्ट आता है जिसमें मोस्टली बच्चों को काफी दिक्कतें आती। तो बेसिकली मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इनके लिए अगर आप ये लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या इसका पूरा कोर्स करना चाहते हैं टैक्सेशन का बेटा, तो उनके लिए अलग से मेंबरशिप अवेलेबल है, चाहे आप बीकॉम में हो, सीए में हो, सीएस में हो। आप व्हाट्सएप करिएगा मेरे नंबर पे और उसकी डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट टैक्सेशन और आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि मैंने चार्ट बनाया है आपके सामने कि ये जो हमारा टैक्स होता है, टैक्सेशन, टैक्स क्या होता है सर? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को हक है। कब? जब आप एक सर्टिफाइड लिमिट को क्रॉस कर देंगे, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट बनाई हुई है, उस लिमिट तक आप जब पैसा कमाते हो तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी तो सब सरकार को आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। टैक्स के आपके दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होती है डायरेक्ट टैक्स और एक फॉर्म होती है इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये दोनों में क्या फर्क होता है? डायरेक्ट टैक्स आपका वो टैक्स होता है जिसमें टैक्स का बर्डन भी उसी व्यक्ति पर है और गवर्नमेंट को टैक्स भी वही दे रहा है, यानी कि जिसमें बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। सर किसका बर्डन सर? टैक्स का। यानी कि वो टैक्स जो सरकार ने जिससे मांगा है उसी को देना पड़ेगा, बर्डन उसमें शिफ्ट नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जिसमें बर्डन शिफ्ट हो सकता है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया और सी देगा गवर्नमेंट को। जैसे आपने वो गेम देखा होगा, पासिंग द बॉल या तकिया या कुशंस के साथ खेलते थे। यहां मान लो ये 4-5 लोग बैठे हुए हैं आपस में सर्किल में और इनमें पासिंग पासिंग चल रहा है। इन्होंने इसको पास किया, इन्होंने इसको पास किया, इन्होंने इसको पास किया। अब जो सॉन्ग चल रहा था वो रुक गया और वो जो क्वेश्चन था या जो भी चीज से ये खेल रहे थे वो इनके पास था, तो इनको ही गाना गाना पड़ेगा या जो भी टास्क दिया जाएगा वो इनको ही परफॉर्म किया जाएगा। ऐसे ही वो टैक्स जो गवर्नमेंट ने जिस पर बर्डन डाला है उसी से वो पेड करना है, शिफ्ट नहीं कर सकता वो बर्डन, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब ये पास कर सकते हैं एक दूसरे को, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो मोस्टली जाना माना आपका टैक्स होता है उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स, जो आपकी इनकम पे लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आपने मालूम ही होगा जीएसटी। तो इन दोनों के बारे में अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। आज हम हमारा स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। भाई, घर में घुसने से पहले आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए, तो उसी के बारे में वन बाय वन हम समझेंगे। हम घर में घुस रहे हैं, ये घर हमारा मान लीजिए इनकम टैक्स है। अब सर, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो आपकी अलग अलग इनकम जो आपने कमाई, इनकम चाहे आपने कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही होगी, बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट गेन हो रहा होगा, आप किसी प्रोफेशन में हो तो फीस मिल रही होगी, और भी मोड हो सकते हैं। उन सारे मोड से जो आपने पैसा कमाया, उन सब इनकम पर जो टैक्स लगेगा, बेटा हर इनकम पर नहीं लगेगा, एक लिमिट होती है सर्टिफाइड, वो लिमिट हम पढ़ेंगे आगे आगे वीडियोस में। उन पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को हम कहते हैं इनकम टैक्स। उस टैक्स को हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैसे लगता है? आई होप आपको ये चीज तो मालूम होगी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 मार्च से स्टार्ट होता है, 1 मार्च से स्टार्ट होता है और एंड होता है नेक्स्ट ईयर। सॉरी, सभी को मालूम हो कह रहा हूं और मैंने ही गलत लिख दिया है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को एंड होता है। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप लोग टैक्स कब दोगे? टैक्स जब ही तो दोगे जब आपने एक इनकम कोई कमा ली। यानी कि अभी जब हम इस ईयर, जिस ईयर में है, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ होगा वो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ होगा और एंड कब होगा?
31 मार्च 2021। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा चल रहा है, 2021। यस सर। इस 2021 का टैक्स हम कब जमा करेंगे? ये जो हमने इस फाइनेंशियल ईयर में जो हम पैसा कमा लेंगे, इसका टैक्स हम कब पेड करेंगे? अगली साल। जिस साल हम टैक्स पेड करते हैं उस ईयर को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर का टैक्स पेड करते हैं उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि मैं बात करूं, ये असेसमेंट ईयर कब होगा? जब फाइनेंशियल ईयर 2021 है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 21-22 होगा। और फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? 20-21 होगा। अब जब मैं आपसे एक क्विक रिवीजन करवाऊं, मैंने कहा बेटा जो असेसमेंट ईयर है वो 23-24 है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या रहा होगा सर? सर फाइनेंशियल ईयर से पहले वाला, यानी कि 22-23 होगा। मैंने कहा बेटा असेसमेंट ईयर बताओ, 20-21 है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा सर? 19-20 होगा। यानी कि असेसमेंट ईयर क्या होता है? वन फाइनेंशियल ईयर इज फाइल्ड नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो अभी मैं पैसा कमा लूंगा वो अगली साल पेड करूंगा, अगली साल जो कमाऊंगा वो उससे अगली साल पेड करूंगा। उस कभी को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ये कैसे पेड किया जाता है? सरकार को जो पैसा जाता है वो कैसे जाता है, कब जाता है, तो उन सब की एक लिमिट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हम लोग हैं, और हमारी जो एज है वो 60 ईयर्स तक है, तो हम लोग अगर एक साल में 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो हमारे पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर हम लोग 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं। जैसे ही आप कमाना बढ़ा देंगे 2.5 लाख से 5 लाख तक, एकदम बेसिक से चलेंगे बेटा, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो टैक्स लगेगा वो आपका लगेगा 5%। ये मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर है हमारा 20-21 और इसका असेसमेंट ईयर बनेगा 21-22। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये हमारी इनकम दे रखी है, हमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना और 2.5 लाख से 5 लाख तक सर 5% देना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहली बात, इस केस में हम क्या करते हैं? हम फाइल करते हैं आईटीआर। आईटीआर की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हम सैलरीड पर्सन है या अलग अलग इनकम है, अगर हम सैलरीड पर्सन है तो हम फाइल करते हैं आईटीआर 1, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में हम शो करते हैं कि हमने कहां कहां से इनकम, कहां कहां से कमाई है। हम सैलरी पर्सन है, कितना इनकम कमाई है, कितना हमें फायदा मिला, कितना घाटा मिला, वो सब शो करते हैं। और अगर हम टैक्सेबल इनकम में आते हैं, पहली बात तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना और आपको कंपलसरी भी नहीं है कि आप आईटीआर दो। 2.5 लाख से ऊपर हो गया तो टैक्स भी कुछ ना कुछ बन रहा है और आपको आईटीआर भी देना पड़ेगा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। चलिए, अभी सब लिमिट धीरे धीरे जैसे हमारी वीडियोस आएंगी वैसे वैसे सब चीज क्लियर होगा। तो सर इनकम टैक्स आपको समझ में आ गया, आईटीआर आपको समझ में आ गया, फाइनेंशियल ईयर आपको समझ में आ गया, असेसमेंट ईयर आपको समझ में आ गया। अब जब आपके ऊपर सरकार से कोई टैक्स निकल रहा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 2.5 लाख तक कुछ नहीं और 2.5 से 5 लाख तक कितना, 2.5 से 5 लाख तक 5%। तो मैं एज्यूम करता हूं कि कोई पर्सन है जिसकी सैलरीड से इनकम आ रही है करीब करीब 4,40,000 और मैंने आपसे कहा कि चलिए टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप डायरेक्ट नहीं देखोगे कि भाई ये 4,40,000 है, ये यहाँ पे आ रहा है, इस पर 5% लगा दो। ना 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 ना, आप क्या करेंगे? नोट बनाएंगे। कैसे? 2.5 लाख तक तो कुछ नहीं, नील कर देंगे, और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। मुझे बताओ ये 2.5 लाख से कितना ज्यादा है सर? 4,40,000। तो ये 50,000 यानी कि 1,90,000 रुपए ज्यादा है। यस सर, 1,90,000 रुपए पर 5% आप लोग लगाएंगे टैक्स। 0,0,0,0 1900 इंटू 5 करेंगे तो एक तरीके से आप क्या करो,
9,500 आएगा। 9,500 रुपए हमारा टैक्स के रूप में निकल रहा है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि एक नाम आता है रिबेट। रिबेट में क्या होता है, सरकार की तरफ से टैक्स पर छूट मिलती है 12,500 रुपए की। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख के अंदर ही अंदर है, तो जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा उसमें से 12,500 रुपए माइनस हो जाएंगे। तो जब भी हमने जो टैक्स कैलकुलेट करा उस पर एजुकेशन सेस वगैरह भी आता है, वो सब हम बाद में सीखेंगे। अभी आप सुन लोगे तो आप घबराओगे, तो वो हमें घबराना नहीं है ना। तो एक तरीके से बेसिक सी चीजें थी जो अभी हमने क्लियर करी। अब बात आई सर टैक्स कैसे भरा जाता है। टैक्स जब भरा जाता है बेटा, तो आईटीआर फाइल कर दिया। अगर आप पर कोई टैक्स निकल रहा है तो गवर्नमेंट के लिए आपको एक चालन फिल करना होता है। उस चालन का नंबर होता है 280। ये गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड करती हैं कि आपको जो इनकम टैक्स है वो किस बैंक में कहां से जमा करना है। तो आप चालन नंबर 280 पर फिल कर देते हैं और टैक्स को सबमिट कर देते हैं। ठीक है ना। आई होप यहां तक आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। होगी भी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सब पूछ सकते हैं आप मेरे से। अब जैसे जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कौन कौन से हेड्स होते हैं, आप कहां कहां से पैसा कमा सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, साथ साथ नोट करते चलें ताकि आपके नोट्स भी अच्छे से बनते रहें। हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हेड्स होते हैं भाई। या तो आपको सैलरी मिल रही होगी, जिसको मैं कहता हूं इनकम फ्रॉम सैलरी, या आप अपने जो घर है हाउस प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ इनकम हो रही होगी। हाउस प्रॉपर्टी से सर कैसे इनकम होगी। सैलरी तो आपको मालूम है, आपको सैलरी मिल रही होगी जॉब पर, पेरोल बेसिस पर। भाई हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कौन सी हो सकती है सर, हमने रेंट पर उठा रखा है, रेंटल इनकम। उसके बाद आता है आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जितनी भी हमारी बिजनेस की इनकम है वो आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम किसी पेशे में हैं तो इस थर्ड हेड में आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपने कैपिटल गेन से इनकम कमाई हो। सर कैपिटल इनकम से मतलब आपने कोई अपनी एसेट्स को बेच दिया हो, अपनी कोई संपत्ति को बेच दिया हो, उससे आपको जो इनकम हुई वो आपकी कैपिटल गेन कहलाती है। और जो इन किसी में नहीं आ रही, अदर टाइप की, जैसे आपने डिविडेंड रिसीव हुआ, कहीं पैसे लगा रखे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो उसके लिए जो हेड आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो आपके इनकम टैक्स के ये 5 हेड्स होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। आप शो करते हो कि आपने इनकम कहां कहां से कमाई है, कहां कहां से नहीं कमाई। ठीक है। आपको एक चीज कुछ ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क कर रहे हैं, उनको हम सैलरी इनकम पर नहीं ले सकते। एम्प्लॉइज वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी सैलरी पर्सन, उनकी सैलरी इनकम नहीं होगी। इसको हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या बिजनेस इनकम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे आपका हमारा कैपिटल गेन की बात आ रही है, जब भी हम अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचेंगे, जैसे हमारी ज्वेलरी, बिल्डिंग, शेयर, वही कैपिटल गेन में आएंगे। और अगर कुछ और डील कर रहे हैं, हम दूसरे की एसेट बेचवा रहे हैं, सेल करवा रहे हैं, तो वो हमारे पीजीवीपी का हिस्सा है। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। यस। अब मैं आपसे चलिए कुछ पूछूंगा, मैं ही क्वेश्चन करूंगा, मैं ही आंसर दूंगा, आप लोगों का अच्छा हो जाए। बस आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि बारी बारी आप नोट करते जाना। ठीक है ना। मैं आपसे बोलूंगा कुछ इनकम और आपको बतानी है वो कहां जाएगी। ठीक है, मैं मार्क करता जाऊंगा। देखो, इनकम फ्रॉम फुल टाइम जॉब, और जो जॉब है वो पेरोल पर है तो ये सैलरी में आएगा। इनकम फ्रॉम फुल टाइम जॉब, फुल टाइम की जॉब है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर है, तो ये हमारा यहाँ सैलरी में नहीं आएगा, ये हमारा पीजीबीपी में आएगा, या हमारा ओएस में आ सकता है। इनकम ऑफ सीए वर्किंग इन एमएनसी ऑन पेरोल, सैलरी में आएगा। इनकम ऑफ सीए इन ओन प्रैक्टिस, खुद का बिजनेस है, पीजीबीपी में आएगा। हाउस रेंट आपका क्या में आएगा, हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। इनकम फ्रॉम जनरेटर गिवन और इन रेंट, ये भी हमारा पीजीपी में आएगा। इनकम ऑफ होटल रूम गिवन ऑन रेंट, ये भी हमारा पीजीपी में आएगा। आपने हाउस सेल कर दिया, ये हमारा क्या आएगा, कैपिटल गेन में आएगा। आपने दूसरे का हाउस सेल करा है, आप पीजीपी में आएगा। ज्वेलरी है, इंटरेस्ट इनकम ऑफ एफडी,
अदर सोर्सेज में आएगा कमीशन इनकम, अदर सोर्सेज में आएगा कमीशन इनकम ऑफ रियल एस्टेट ब्रोकर, पीजीपी में आएगा इनकम फ्रॉम ट्यूशन सेंटर, पीजीपी में आएगा पार्ट टाइम ट्यूशन फीस इनकम इन द इवनिंग आफ्टर जॉब, ये कहाँ में आएगा, अदर सोर्स में आएगा। तो रिक्वेस्ट छोटी सी यही है कि जो जो मैंने बताया है आप सब बस नोट डाउन कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना, कौन सी चीज कहाँ आती है कैसे आती है। तो अभी हमने आईटीआर का जिक्र करा था आईटीआर का जिक्र करा था हमने, इनकम टैक्स रिटर्न। तो अलग अलग टाइप के आईटीआर होते हैं। सबसे पहला आपका आता है आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न 1। इनकम टैक्स रिटर्न कब आता है, 1 कब आता है, जब आप सैलरी या अदर सोर्सेज या हाउस प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो, सैलरी या अदर सोर्सेज या हाउस प्रॉपर्टी में इनकम हो और इनकम हो आपकी कहां तक, 50 लाख तक, तो आप आईटीआर 1 फाइल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आईटीआर 2। आईटीआर 2 हम कब फाइल करते हैं, नन बिजनेस हु कैन नॉट फाइल आईटीआर 1, जो भी आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर पाए, जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, और दोस्त हु कांट फाइल, आपने आईटीआर 1 फाइल नहीं करा और आप किस में आ रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी में आ रहे हो, कैपिटल गेन में आ रहे हो, तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। ठीक, आईटीआर 3 कब आएगा आपका, इनकम टैक्स रिटर्न 3 कब आएगा, जब आपका आईटीआर बिजनेस से रिलेटेड है और उसकी ऑडिट एक सीए ने करी है। ऑडिट का मतलब क्या होता है भाई, आप अपने खर्चे दिखाते हो, आप अपनी संपत्ति दिखाते हो। अब भाई आप तो अपनी मर्जी से दिखा सकते हो, है ना, अब इन्हें भी चेक करा जाता है भाई, सीए वेरीफाइड करता है कि आपने जो भी खर्चे वगैरह शो कर रखे हैं वो सही है या नहीं, उसके लिए आईटीआर 3 आता है। और स्मॉल बिजनेस के लिए आईटीआर 4 आता है, जबकि 1 हाउस प्रॉपर्टी हो और आपका नन ऑडिट के लिए, ठीक है ना। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो नन बिजनेस फाइल करते हैं, नन बिजनेसमैन होते हैं, वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं और आईटीआर 2 फाइल करते हैं, ठीक है ना। और स्मॉल बिजनेसमैन आईटीआर 4 फाइल करते हैं और कुछ अदर इनकम में आईटीआर 3 फाइल करते हैं। बेसिकली जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपकी आईटीआर की बात थी। तो अभी मैं आपसे बात करूं, अब आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कब हम आईटीआर 1 फाइल करेंगे, कब हम आईटीआर 2 फाइल करेंगे। देखिए आईटीआर 1 आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी के साथ इंटरेस्ट भी है, सैलरी के साथ एक हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो आईटीआर 1 चल रहा है। सैलरी के साथ 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा, याद रखना, है ना। यानी कि सैलरी के साथ आईटीआर, वो सैलरी के साथ 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है कोई बात नहीं, आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। स्मॉल बिजनेस के साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है कोई बात नहीं, आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। स्मॉल बिजनेस के साथ एक हाउस प्रॉपर्टी है, आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। और स्मॉल बिजनेस के साथ 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। जो जो मैं बताता जा रहा हूं बेटा अच्छे से नोट करते जाइएगा। अगर आपका बिजनेस ऑडिट हुआ है आईटीआर 3 करना पड़ेगा, बिजनेस ऑडिट हुआ इंटरेस्ट भी शामिल है 3 करना पड़ेगा, बिजनेस ऑडिट हुआ है 1 हाउस प्रॉपर्टी 3 करना पड़ेगा, और बिजनेस ऑडिट हुआ है 2 हाउस प्रॉपर्टी तो अभी 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका कैपिटल गेन आईटीआर 2, कैपिटल गेन प्लस इंटरेस्ट आईटीआर 2, कैपिटल गेन प्लस सैलरी आईटीआर 2, कैपिटल गेन प्लस स्मॉल बिजनेस आईटीआर 3, कैपिटल गेन प्लस ऑडिट बिजनेस आईटीआर 3, ठीक है ना। तो ये सारे आपके आईटीआर की फॉर्म है, आपको मालूम होना चाहिए कब हमें कौन सा आईटीआर फिल करना पड़ेगा कब नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं, ये जो पर्सन, टैक्स का पूरा हमने रामायण तो पढ़ ली, कब पेड करेंगे, कैसे पेड करेंगे, क्यों पेड करेंगे। जो पर्सन सरकार के लायबल है, देखो एक आपने अगर लॉ पढ़ा हो तो आपने 2 वर्ड पढ़े होंगे, एक होता है आपका लायबल और एक होता है एंटाइटल। लायबल वो पर्सन होता है जिसे कुछ ना कुछ पेड करना है और एंटाइटल वो पर्सन होता है जिसे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लायबल और एंटाइटल की ये बात होती है, ठीक है ना। तो अब यहां देखेंगे कि लायबल एंटाइटल, लायबल यानी कि एसएससी वो पर्सन होता है जो सरकार को टैक्स देगा, इनकम टैक्स देगा। वो पर्सन जो सरकार को टैक्स देने के लिए लायबल है वो हमारा कौन कहलाता है, असेसी। कौन कौन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है,
इंडिविजुअल एसएससी हो सकता है, पार्टनरशिप एसएससी हो सकती है, एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल नवंबर गवर्नमेंट, ये सभी हमारे एसएससी हो सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब मैं आपको बता दूं एक चीज कि जो हमारा आपने देखा होगा पैन नंबर, आपने कभी खैर इस चीज पर नोट नहीं करा होगा, लेकिन जो आपका पैन नंबर होता है उसी में आपके बारे में लिखा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पैन नंबर लिया BBUPN592H, तो ये फोर्थ जो वर्ड होता है वो बताता है कि आप कौन से एसएससी हो। अगर यहाँ पर पी लगा है तो आप पर्सनल या प्रोप्राइटरशिप हो, एफ लगा है तो पार्टनरशिप फर्म है, सी लगा है तो कंपनी है, एच लगा है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ए लगा है तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, टी लगा है तो ट्रस्ट है, बी लगा है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एल लगा है तो लोकल अथॉरिटी, जे लगा है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और जी लगा है तो गवर्नमेंट। ठीक, तो ये सारे पैन कार्ड एसएससी के रूप में आपको मैंने बताया कौन से किस लिए होता है। सारी चीजों पर आपको काफी विशेष ध्यान देना है बेटा, ठीक है ना। सभी साथ साथ नोट करते जाना ताकि आपको बाद में कोई भी इशू ना, ठीक है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सर हम क्या करते हैं, जब हमें टैक्स पेड करना होता है तो हमें सरकार को इनकम टैक्स पेड करना होता है वाया चालान। चालान 280 बताया था मैंने, इनकम टैक्स चालान। तो अब उसमें क्या होता है, इनकम टैक्स चालान में एक सिंपल फॉर्म होती है ये, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। उसके लिए टैक्स जो डिपॉजिट किया जाएगा वो गवर्नमेंट की ऑथराइज बैंक होगी, डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये या तो ऑनलाइन हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है, या मैनुअली जाओ तो आपको उस बैंक में जाना पड़ेगा, और चालान कौन सा रहेगा, 280 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। टैक्स आपके 3 टाइप के होते हैं बेटा, जो आप टैक्स पेड करते हो वो आपके 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ इनकम टैक्स? एक होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एक होता है हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दूसरा होता है हमारा एडवांस टैक्स, और तीसरा होता है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। तो ये 3 टाइप के आपके इनकम टैक्स होते हैं। एक होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एक होता है एडवांस टैक्स, और एक होता है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। अब बारी बारी से हम समझेंगे कि कौन सा टैक्स हम कब पेड करते हैं। बात करी जाए अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, तो ये टैक्स आप जो रिटर्न फाइल करते हो उसी के साथ आपको देना पड़ता है, यानी कि आफ्टर 31 मार्च, ठीक, यानी कि फाइनेंशियल के एंड होने के बाद। दूसरा आता है आपका एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हम लोग एडवांस में, यानी कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में कुछ डेट्स होती हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में हम लोगों को पेड करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं एडवांस टैक्स। और तीसरा आता है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमें सरकार से कोई क्या रिसीव हुआ, कोई नोटिस आया हमारे पास कि भाई आपके पास ये पैसा है, ये पैसा कहां से आया है, क्यों आया है, इसके बारे में बताइए सब, उसको हम कहते हैं टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। हमें बताना पड़ता है सरकार को, हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि हमारे पास से ये टैक्स, ये पैसा कहां से आया है, उसे हम कहते हैं, उस पर जो टैक्स बनेगा उसे हम कहते हैं टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। ठीक है, तो आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब जो हमने आईटीआर के बारे में आपको समझाया था वो भी क्लियर होगा। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, इसको हम रिटर्न ऑफ इनकम भी कहते हैं,
इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। ये गवर्नमेंट की स्पेशल फॉर्म होती है। ITR 1 कब फाइल किया जाएगा, 2 कब फाइल किया जाएगा, 3 कब फाइल किया जाएगा, 4 कब फाइल किया जाएगा, 4 बता दिए। एक होता है आपका ITR 5। ITR 5 आता है जो हमारी लार्ज पार्टनरशिप है और ऑडिट वाले केस में। ITR 6 भी है एक कंपनीज के केस में, प्राइवेट लिमिटेड। और ITR 7 हमारी NGO, ट्रस्ट, टेम्पल, हॉस्पिटल, उसके केस में हमारा ये ITR 5, 6, 7 ये ऐसे ऐसे आता है, ठीक है ना। तो अब बात आती है हमारी, ये जो चेंजेस आते हैं इसमें, जैसे कि मैं बात करूं जो हमारा फाइनेंस बजट होता है बेटा, फाइनेंस बजट जो फाइनेंस एक्ट के द्वारा पास किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बजट पास करती है, अपने कोई लॉ में चेंज करेगी। वो किसमें, इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स की रेट में कुछ चेंज करेगी, कुछ राहत दे दिया जाएगा, कुछ इनकम टैक्स पेड करने की डेट चेंज कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी, घटा दी जाएगी, उनके लिए ये आता है। बेसिकली ये जो पास होता है वो 28 फरवरी को होता है। और अगर ये 28 फरवरी को पास हुआ है तो ये आने वाले ईयर के लिए, यानी 28 फरवरी को पास हुआ है तो ये आने वाले 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। और अगर कुछ और स्पेशल केस है तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि ये जो बजट है वो कब लागू होगा, कोई भी डेट आपको बता दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बजट डिक्लेयर हुआ फरवरी 2019 को, तो वो फाइनेंशियल ईयर 20 सॉरी तो वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लागू हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 20-21 में लागू हो जाएगा। जैसे कोई बजट पास हुआ 2018 की फेब में, तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में लागू हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 19-20, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स आते हैं जब हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। उन इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जिनको हम कहते हैं एजम्पशंस और डिडक्शंस। भाई सरकार आपको लूटने के लिए थोड़ी ना बनी है, आपको कुछ राहत भी देती है। आपको कुछ ऐसे वर्क भी होते हैं आपके पास जिसमें आपको एजम्पशंस मिलती हैं, डिडक्शंस मिलती हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, वो इनकम जो टैक्सेबल है ही नहीं, और जब आप टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो उस अमाउंट को काउंट करोगे ही नहीं, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, काफी सारे कंसेशन देती है, उसे हम कहते हैं एजम्पशन। अगर गवर्नमेंट ने उस पर एजम्पशन दी है, वो एग्जेम्प्ट है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगना अंडर इनकम टैक्स। जैसे कि मैं बात करूं हमारी एग्रीकल्चर इनकम की, तो जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है। वही बात करूं मैं डिडक्शन की, तो डिडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो टैक्सेबल इनकम में तो जुड़ जाती है, टैक्सेबल इनकम में तो जुड़ जाती है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं, नेट टोटल इनकम निकालते हैं, तो उसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट माइनस हो जाता है। जैसे कि आपने खर्चा किया 70,000 इनकम थी, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, और जब आप टोटल हुआ हमारा 1 लाख, तो उसमें कुछ डिडक्शन भी मिल रही है आपको 20,000 रुपए की, तो यहाँ कितना आया 80,000। इनको हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब जो इनकम को डिक्रीज करेगा, और जाहिर सी बात है अगर आपकी इनकम डिक्रीज होगी तो आपका टैक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं, नो सर, ओके। तो अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपके जो स्लैब रेट्स हैं, इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी रेट कितने हिसाब से लगती है, कितने हिसाब से लगती है, अभी के हिसाब से कितनी चल रही है, आने वाले सेशन के हिसाब से क्या लागू होगी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।